हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी सीरीज, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8वां होगा। ठीक है, इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट बना दिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप उनके भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और एक क्या कहते हैं, एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, ये सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, और इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम का और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, एग्रीकल्चर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे और थोड़ा लंबा चलेंगे। ठीक है, कृषि। ठीक है, कृषि किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया है, तो ये प्राथमिक क्रिया में आती है कृषि। ठीक है, देख लीजिए ये हम सब कर चुके हैं। ठीक है, प्राथमिक में ये कृषि पशुपालन डेयरी वगैरह। ठीक है, द्वितीय में ये कंस्ट्रक्शन या फिर जो ये बिल्डिंग वगैरह बनती है। ठीक है, इसका काम। और तृतीय क्षेत्र में ठीक है आता है क्या, जो ये सेवा क्षेत्र वगैरह होता है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। आगे देखिए, आज हम देखेंगे कृषि। ठीक है, वो भी वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पर इंडियन कृषि की बात नहीं होगी, लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चन है, लेकिन जो भी बात होगी ठीक है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नकदी फसल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये रबड़ नकदी फसल के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, तो ठीक है चावल, मक्का, कपास, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है, तो ये कपास, जूट और चाय। ठीक है, ये सब नकदी फसलें हैं, देख लीजिए। आगे देखिए, ठीक है, अगर क्वालिटी की बात करूँ तो 480 पिक्सल पे देखना, सही दिखाई देगा। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50, अगर थोड़ी और स्लो लगे ठीक है तो 2x की स्पीड में भी देख सकते हो आप। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो खरीफ की फसल चना एक रबी की फसल है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा दायनी फसलों का समूह है। ठीक है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है यानी नकदी फसलों। ठीक है, नगद के रूप में यहाँ पर लिख दिया मुद्रा दायनी। ठीक है, तो कपास, आलू, जूट और ये चाय। ठीक है, ये नकदी फसल है। आगे देखिए, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों को विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था डी हिटलसी ने। ठीक है, सबसे पहले कृषि प्रदेशों को विश्व में वर्गीकृत या फिर प्रस्तुतिकरण किसने किया था, तो ये डी हिटलसी ने। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, विश्व में कृषि प्रदेश में विश्व में कृषि प्रदेश का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसने दिया था, तो ये दिया था डी हिटलसी ने। ठीक है, याद रखना इनका नाम। आगे चलते हैं, विश्व। ठीक है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र को कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो 11%। ठीक है, 100% में से 11% भाग कृषि योग्य है। ठीक है, विश्व का। आगे देखिए, बॉन थ्यूनेन। ठीक है, बॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत कब दिया था, तो ये 1826 में दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सारा मैं एनसीईआरटी ठीक है जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वगैरह है ठीक है उससे प्रोवाइड करा रहा हूँ। बॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत के केंद्र को चारों ओर कितनी पेटियों में संख्या बताई है, तो ये बताई है 6। ठीक है, जो बॉन थ्यूनेन ने अपनी कृषि अवस्थिति के जो सिद्धांत के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी, तो इन्होंने 6 पेटियाँ बताई थी। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, बॉन थ्यूनेन कृषि अवंतित सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये तुलनात्मक लाभ पर। ठीक है, तुलनात्मक लाभ पर। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक तो ये चाइना है। ठीक है, और एक बात बता दूँ, ठीक है, इस पीडीएफ में लगभग 80 पेज थे। ठीक है, तो 80 पेज जल्दबाजी में वो सही से अरेंज नहीं हो पाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि पेज आगे पीछे हो गए हैं, तो आप दिक्कत मत लेना, मैं जहाँ भी होगा मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ी पीडीएफ है ये। ठीक है, 80 पेजों की है, तो वो सही से अरेंज नहीं हो पाई जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, वो भी किसका, गेहूँ का। आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उगाया जाता, तो यह है यूके यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स, यूक्रेन की मुख्य फसल या फिर यूक्रेन की मुख्य कृषि या फिर फसल कौन सी है, तो यह है गेहूँ। ठीक फ्रेंड्स, गेहूँ है। लेकिन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 15वां था। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ के बाद 16वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ 16वां क्वेश्चन आना था, ये
यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, तो ये होता है न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है या फिर किस स्टेट में होता है, तो ये होता है न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं। विश्व में गेहूँ का है सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो ये है अर्जेंटीना। निर्यातक मतलब जो अपने देश से बाहर देशों को बेचता है। ठीक है, या बेचता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ की पेटी पाई जाती है, तो ये बड़े मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, कनाडा में, ठीक है, कनाडा का एक वसंतकालीन गेहूँ पैदा करने वाला देश है। ठीक है, तो कनाडा एक वसंतकालीन गेहूँ पैदा करने वाला देश है। ठीक है, आगे देखिए क्योंकि, ठीक है, अब यहाँ दी हुई है इनकी स्टेटमेंट। ठीक है, कनाडा एक वसंतकालीन गेहूँ पैदा करने वाला देश है। अब यहाँ से इन चारों को पढ़ के बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यह गेहूँ, ठीक है, यह मिट्टी रेगुड़ किस्म की है। ठीक है, नमी, ठीक है, नमी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है। तीसरा देखिए यह है, ठीक है, यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो यहाँ बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, तो बताइए कनाडा के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है कनाडा एक वसंतकालीन गेहूँ पैदा करने वाला देश है क्योंकि, ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ मिट्टी है, फिर यह मिट्टी रेगुड़ किस्म की है, तो कनाडा में रेगुड़ किस्म की मिट्टी नहीं है। ठीक है, और वो भी वसंतकालीन में। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा देखिए नमी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है, तो ये सही है। ठीक है, यह धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। ठीक है, तो यह यानी कि गेहूँ की बात हो रही है, यह है गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है, तो ये सही है। यानी कि दूसरा तीसरा सही है। यह भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो ये गलत है। तो यह देख लिए हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ रेगुड़ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी बताई जा रही है। रेगुड़ मिट्टी को इंडिया में काली मिट्टी भी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, काली मिट्टी में गेहूँ नहीं उगता है। ठीक है, यानी कि रेगुड़ मिट्टी में गेहूँ नहीं उगता है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा है रेगुड़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो काली, ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी याद रखना, इसी वजह से ये पहला गलत है। ठीक है, आगे देखिए गेहूँ की कृषि का आदर्श तापमान कितना होता है, तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए गेहूँ उगाने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर। आगे देखिए नील नदी, ठीक है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नील नदी के सर्दी के मौसम में गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए गेहूँ की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है, ये स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज जो घास के मैदान बताए थे, जो मध्य एशिया फिर या फिर यूरेशिया भी लिखे मिलते हैं। ठीक है, तो ये गेहूँ की किसी स्टेपीज वगैरह के इलाके में होती है। आगे देखिए गेहूँ की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मृदा का नाम याद रखना, चेरनोजम मृदा। ठीक है, चेरनोजम मृदा गेहूँ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में A1 क्वालिटी की मृदा मानी जाती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कपास की मिट्टी के लिए, ठीक है, कपास की फसल के लिए काली मृदा वगैरह उपयोग मानी जाती है ना, ऐसे ही तो ये यूक्रेन वगैरह में, ठीक है, ये यूक्रेन वगैरह में मिट्टी पाई जाती है और ये गेहूँ की कृषि के लिए A1 क्वालिटी की सॉइल या फिर मिट्टी है। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्या कहता है, चीन विश्व में सबसे बड़ा गेहूँ का उत्पादक देश है। कारण देखिए क्या कहता है, विश्व में गेहूँ के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ये देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चीन, ठीक है, विश्व में गेहूँ के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल अभी पड़ा है ना ऊपर यूके, ठीक है, यूके में ना कि चाइना में, इसलिए आर गलत है। ये देख लीजिए ये सही है और आर गलत है। ठीक है, आगे देखिए पाँचवा क्या कहता है, विश्व में गेहूँ के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये भारत में है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर क्या यूके बता दिया क्या। ठीक है, ये यूके नहीं है। ठीक है, यूके नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूँ के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्रफल है वो अपने इंडिया में है। ठीक है, फ्रेंड्स, तो गेहूं के अंतर्गत आने वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है अपने इंडिया में। फ्रेंड्स, इंडिया का नाम याद रखना, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर की बात हो रही थी। अगर हेक्टेयर की बात आए तो जाके यू के आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो इंडिया में है गेहूँ के फसल के लिए, और ये पूछ ले गेहूँ सबसे ज़्यादा
उत्पादन प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा यूके फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम। आगे देखिए बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये रूस और कनाडा में की जाती है फ्रेंड्स, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे देखिए ये मैंने बता दिया रूस की, यूक्रेन और रूस में किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक गेहूँ उपजाया जाता है, तो ये बता दिया है चेरनोजम मिट्टी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी विषय में कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि चोरनेजम क्या है। ठीक है, तो ये गेहूँ के उपजाऊ के लिए बहुत है, मिट्टी बढ़िया है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, तो यूक्रेन और रूस में। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना % गेहूँ उपजाता है, तो ये 90% उत्तरी गोलार्ध में ही उपजाया जाता है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ का निर्यातक देश नहीं है, तो ये गेहूँ इंग्लैंड वाले गेहूँ भेजते नहीं हैं, यानी कि बेचते नहीं हैं। आगे देखिए संसार में सिंचाई का सबसे सर्वाधिक उपयोग किस फसल के लिए होता है, तो ये गेहूँ। ठीक है, आगे देख लिए गेहूँ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो ये समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, हल्की ठंडी ठंडी होनी चाहिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो चलिए असत्य को ही देख लेते हैं पहले। चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। ठीक है, तो ये गलत है। फ्रेंड्स तो सही देखते हैं, विश्व में 90% से भी अधिक चावल मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में पर्याप्त होता है, तो ये सही है। फ्रेंड्स आगे देखिए इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है, तो ये सही है। फ्रेंड्स और गलत ढूंढना था मैं, तो ये विश्व में चीन चावल का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। फ्रेंड्स यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ से निर्यात होता है, अपने इंडिया से। फ्रेंड्स आगे देखेंगे यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स तो देख लिया, ये देखिए फ्रेंड्स चीन चावल का सबसे बड़ा प्रमुख निर्यातक देश नहीं है। फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पर है थाईलैंड। फ्रेंड्स निर्यात करने में मतलब अपने चावल उगा के फॉरेन कंट्रीज में बेचने के लिए या फिर भेजने के लिए पहले पे थाईलैंड, दूसरे पे अपने इंडिया का नंबर आता है। फ्रेंड्स याद रखना चावल निर्यात करने में। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जो अभी ऊपर पढ़ के आए ना गेहूँ, फ्रेंड्स गेहूँ उपजाने में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को किस देश में है, फ्रेंड्स तो इंडिया। फ्रेंड्स इंडिया का गेहूँ की फसल उगाने में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इंडिया का, गेहूँ में भी और चावल में भी। फ्रेंड्स तो याद रखना ये दोनों चीज़, गेहूँ और चावल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने इंडिया में है। फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स तो देखिए थाईलैंड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये सही है। फ्रेंड्स चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है। फ्रेंड्स चावल का विश्व व्यापार में काफ़ी कम योगदान है। आगे देखिए तीसरा क्या कहता है, कोरिया। फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है। फ्रेंड्स तो ये सही है। चौथा देखिए विश्व में चावल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चीन में है। फ्रेंड्स तो चीन में नहीं है, ये इंडिया में है। फ्रेंड्स याद रखना, अभी बता दिया, यहाँ पर सही बताना था, तो चौथा गलत है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चीन में नहीं है, अपने इंडिया में गेहूँ के लिए भी और चावल के लिए भी। तो ये देखिए 1 2 3 आंसर है। फ्रेंड्स ये देखिए आ ही गया। फ्रेंड्स चावल के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने इंडिया में है। फ्रेंड्स गेहूँ के लिए भी और चावल के लिए भी। आगे देखिए विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम आरोही क्रम में लगाइए। फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा है कहाँ, थाईलैंड। फ्रेंड्स ये देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया और थाईलैंड। फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले निर्यात कौन करता है सबसे ज़्यादा, फिर थाईलैंड, फिर भारत, फ्रेंड्स और फिर चाइना। आगे देखिए विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स तो ये सही है, क्योंकि चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत ही कम योगदान है। फ्रेंड्स जो अभी ऊपर पड़ा है विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, तो ये देखिए ARR दोनों सही हैं और RA स्पष्टीकरण भी कर रहा है। फ्रेंड्स आगे देखिए इटली में चावल उगाया जाता है, तो ये पो घाटी। फ्रेंड्स पो घाटी में उगाया जाता है, चावल की कृषि की जाती है, तो ये देखिए जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। फ्रेंड्स जलपूरित निम्नवर्ती भागों में चावल की खेती की जाती है। आगे देखिए 20वां क्या कहता है। फ्रेंड्स थोड़ा छोटा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, तो उत्पादन की बात आएगी तो चाइना। फ्रेंड्स और निर्यात की बात आएगी तो फिर थाईलैंड, और प्रति हेक्टेयर दक्षिण कोरिया। फ्रेंड्स याद रखना, और प्रति फ्रेंड्स चावल की
चावल की फसल के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने इंडिया में, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात होगी तो फिर दक्षिण कोरिया आंसर होगा। और निर्यात करने में थाईलैंड नंबर 1 है, उत्पादन में चाइना नंबर 1 है, ठीक है। याद रखना। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो ये उपजाऊ चिकनी मिट्टी, ठीक है, उपयोगी होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चावल का निर्यात नहीं है, तो श्रीलंका निर्यात नहीं करता है। श्रीलंका निर्यात करता है चाय का, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। दून घाटी चावल पैदा करने के लिए सक्षम है क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है, ठीक है। इसलिए दून घाटियों में चावल उगाए जाते हैं। अब चलते हैं मक्का की तरफ। मक्का उत्पादक का सही क्रम लगाइए। मक्का, ठीक है, सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करता है यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, अर्जेंटीना हो गए और ये क्या कहते हैं ब्राज़ील और ये यूएसए वगैरह हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पशुपालन वगैरह होते हैं ना, सूअर वगैरह पालते हैं, ठीक है, तो सूअरों को खाने के लिए यूएसए वगैरह में मक्का दी जाती है, ठीक है। याद रखना। आगे देखिए, विश्व में मक्का की पेटी, तो ये यूएसए है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, व्यापारिक पशुपालन और मक्का उत्पादन भली भांति संयोजित होता है तो ये यूएसए में, ठीक है, जो मैंने बता दिया। ये व्यापारिक पशुपालन या सूअर वगैरह पालते हैं तो ये मक्का भी उत्पादन है, ये चाइना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में सूअरों को भी मक्का खिलाई जाती है। आगे देखिए, यूएसए में, ठीक है, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है तो ये गेहूँ और मक्का से, ठीक है। आगे देखिए, यूएसए की मक्का पेटी में पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। यूरोप मक्का की, ठीक है, यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा क्या निर्धारित करती है, तो ये करती है, देखिए, 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा अथवा गर्मी में 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि विश्व में विस्तृत फार्मों में उर्वरक मिट्टी, ठीक है, उर्वरक में मिट्टी की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम आती है। तो मैंने बता दिया ना, मक्का खिलाई जाती है सूअरों को यूएसए में, ठीक है। आगे देखिए, और ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस मक्का का जन्म, तो ये मक्का का जन्म हुआ था मध्य अमेरिका में, ठीक है, आई थिंक मैक्सिको में हुआ था। और ये मैक्सिको वगैरह सब अमेरिका में ही पड़ते हैं। आगे देखिए, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि है तो ये मक्के की पेटी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य पर ही चलते हैं, ठीक है। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो ये देखिए, अब देखेंगे गन्ने के बारे में, ठीक है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि गन्ना कैसी फसल है, तो ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। आगे देखिए, क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र में 50% से भी अधिक गन्ना उगाया जाता है, इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है चीनी का कटोरा, तो क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा की राजधानी है हवाना, और हवाना में A1 क्वालिटी का A1+ क्वालिटी का क्या बनता है, सिगार, जो कि यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। और क्यों, क्योंकि यहाँ 50% से अधिक भाग पर गन्ना उगाया जाता है। और क्यूबा की राजधानी है हवाना, जो कि A1 क्वालिटी के सिगार मिलते हैं यहाँ पर। यूपी पीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा। आगे देखिए, हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। गन्ना में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर की उपज कहाँ होती है, तो हवाई द्वीप, ठीक है। पहले ये हवाई द्वीप पर रूस का अधिकार था, अब रूस ने अमेरिका को बेच दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ ले हवाई द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो ये पड़ता है कहाँ, अमेरिका के अंडर आता है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ है, तो 10,000 द्वारों की घाटी इस हवाई द्वीप पर ही है, ठीक है। तो चलिए, इतनी बार जानकारी बहुत है गन्ने के लिए, ठीक है। विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही क्रम लगाइए, ठीक है। तो देखिए, ब्राज़ील, भारत और चीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर भारत और चीन, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने के प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है, तो ये हवाई द्वीप बता दिया ऊपर। हवाई द्वीप मुख्य उत्पादन करता है तो ये गन्ने का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है, तो ये हवाई द्वीप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, तो ये गन्ने का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में की जाती है, तो चुकंदर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चुकंदर। लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्रेन जो देश है वो चीनी कहाँ से कैसे बनाता है, ठीक है ना। तो ये यूक्रेन वाले चुकंदर से चीनी बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये देखिए भी इसमें चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं, तो ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ये है यूक्रेन और फ्रांस। और यूक्रेन वाले चुकंदर से चीनी बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। यूपीपीसीएस में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये देखिए भारत विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करता है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। सही वाले हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए मूंगफली उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय की फसल है, ठीक है। मूंगफली फसल उगाने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है। देखिए चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीन में होती है, जो कि यहाँ दिया हो भारत में, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ठीक है। आगे देखिए मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, ठीक है, तो ये सही है। तो याद रख लेना सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गेहूँ में, ठीक है, चावल में और मूंगफली में इंडिया का है, ठीक है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें गेहूँ में तो यूके, ठीक है, और चावल की बात करें तो चावल प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है दक्षिण कोरिया में, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं सोयाबीन की तरफ। विश्व में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन करता है, तो सोयाबीन, ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, ठीक है, ठीक है। सोयाबीन देख लिया। अगर इंडिया में पूछ ले, इंडिया में तो एमपी, ठीक है, एमपी सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है इंडिया के अंदर, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत पे ही चलते हैं। ये देखिए भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादन देश है, तो ये गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, सही देख लेते हैं। तो नारियल उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय फसल है, ठीक है। आगे देखिए इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये सही है, ठीक है। और नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और नारियल वगैरह कहाँ उगते हैं तो अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करता है तो ये इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देखिए विश्व में किस देश में चाय सबसे अधिक पैदावार होती है, तो श्रीलंका में चाय सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखिए चाय के पौधे, ठीक है, चाय के पौधे की डेपांग विधि किस में विकसित हुई थी, ठीक है, तो ये चीज़ फिलीपींस में, ठीक है। जो चाय का पौधा है, ठीक है, उगाने की जो डेपांग विधि है, तो डेपांग विधि से फिलीपींस में क्या उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है, ऐसे याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए चाय उत्पादन देशों का उत्पादन की दृष्टि से आप रोही क्रम लगाइए तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, फिर भारत, फिर कीनिया और श्रीलंका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चाय के निर्यात में भारत को किस देश के साथ कड़ा संपर्क या फिर कंपटीशन करना पड़ रहा है, तो श्रीलंका के साथ, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, तो ये भारत अपना देश चाय उत्पादन करता है लेकिन चाय को फॉरेन कंट्रीज़ में निर्यात नहीं करता, ठीक है। आगे देखिए विश्व में प्रसिद्ध उलुंग, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उलुंग किस्म, ठीक है, उलुंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, तो ताइवान में, ठीक है। आगे देखिए यारबा मोटे, ठीक है, यारबा माटे क्या है, तो ये पराग्वे में एक चाय की झाड़ी, ठीक है, चाय की झाड़ी या फिर सुदृश पेड़ कह लो या झाड़ी कह लो, ठीक है। पराग्वे में एक चाय सुदृश झाड़ी है ये, ठीक है, यानी कि याद रखना इस वर्ड को, यारबा माटे, ठीक है। तो ये कहाँ है, क्या है, तो ये पराग्वे की चाय हो जाएगी, ठीक है। यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो ये सही है, ठीक है। आगे देखिए मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो ये सही है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय A1 क्वालिटी की यानी उत्तम कोटि की होती है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है, ये तीनों सही हैं, ठीक है, याद रखना चाय, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये देखिए पहला ही गलत है, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है, गलत है। सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी दिखाया ना चीन का, ठीक है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो आगे देखिए चाय के निर्यात में श्रीलंका, चीन और कीनिया के बाद चौथा नंबर भारत का है, तो ये सही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है श्रीलंका, फिर चीन
और फिर कीनिया, उसके बाद चौथा नंबर भारत का है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत चाय निर्यात फ्रेंड्स। आगे देखिए श्रीलंका फ्रेंड्स, श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य और दक्षिणी पहाड़ियों के बीच की जाती है, तो ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक है फ्रेंड्स, तो ये सही है, आयातक है यानी कि ये मंगाता है फ्रेंड्स। अमेरिका देश चाय को फॉरेन कंट्री से मंगाता है। आगे देखिए चाय के अंतर्गत विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, ये चाइना में फ्रेंड्स। आगे देखिए चाय की खेती के लिए ढालू ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि पानी जड़ में जमा ना होने पाए फ्रेंड्स। मान लो यहाँ चाय का पेड़ लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे ऐसी ज़मीन चाहिए एकदम ढलवा ज़मीन, पानी यहाँ पर रुके मत, मतलब आए और तुरंत नीचे निकल जाए फ्रेंड्स, क्योंकि ढलवा ज़मीन पर चाय की खेती की जाती है फ्रेंड्स। जैसे स्लोप बोलते हैं ना इंग्लिश में, ढलान फ्रेंड्स, तो ऐसे ढलान टाइप खेत होते हैं इनके, ताकि इनकी जड़ों में अगर पानी जम गया फ्रेंड्स तो ये इनकी जड़ें एकदम तुरंत गल जाती हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनकी ढलवा ज़मीन पर खेती की जाती है फ्रेंड्स, याद रखना। ये देखिए चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है, तो ये मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है, तो ये बता दिया ना, पर्वतीय ढलान फ्रेंड्स, ढलान टाइप या स्लोप टाइप होती है इनकी खेती। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन करने के लिए उपयुक्त नहीं है फ्रेंड्स, तो ये बता दिया ना, समतल मैदान नहीं होंगे फ्रेंड्स। अगर मान लो ये समतल मैदान है और यहाँ फिर पानी भरा रहेगा, तो ये पानी इनकी जड़ों में भरा रहेगा तो इनकी जड़ें मर जाएंगी फ्रेंड्स, इसीलिए ढलान फ्रेंड्स ऐसे टाइप स्लोप टाइप बनाया जाता है। ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं बीच में फ्रेंड्स, ताकि पानी इधर से निकले फिर यहाँ जाए, यहाँ से सीधा नीचे ढलान की तरफ फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स, तो गलत पर ही चलते सीधा। देखिए ग्रेट ब्रिटेन कहवे का सबसे बड़ा आयातक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है फ्रेंड्स। इनकी औकात नहीं है इतनी कि जो चाय वगैरह आयात कर सकें फ्रेंड्स, क्योंकि ये चाय नील और ये अफीम वगैरह सब अपने इंडिया से ही ले जाते थे और आज भी मंगवाते हैं फ्रेंड्स। देखिए कहवा उष्ण उष्ण जलवायु की फसल है फ्रेंड्स, तो ये सही है। कहवा की कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तो ये बता दिया फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है यूपी पीसीएस में फ्रेंड्स, तो चाय की खेती के लिए ढलाने चाहिए फ्रेंड्स। आगे देखिए जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है फ्रेंड्स, तो सही है। तो जमैका का जो ब्लू माउंटेन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर A1 क्वालिटी की कहवा उगाई जाती है, यानी कि कॉफ़ी वगैरह की बात हो रही है फ्रेंड्स। आगे देखिए कहवा का उत्पादन के आधार पर देशों का अवरोही क्रम लगाइए, तो देखिए ब्राज़ील फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कॉफ़ी उगाई जाती है, फिर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और फिर इथोपिया फ्रेंड्स। ब्राज़ील से कई बार क्वेश्चन बना दिए, देखिए आ ही गया, ये यूपी पीसीएस का हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स। जो ब्राज़ील में फ्रेंड्स, ब्राज़ील में जो कहवा यानी कि कॉफ़ी के जो बागान होते हैं यानी कि बाग होते हैं, तो उनको कहते हैं फजेंडा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में पूछा है, तो ये देखिए ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो फजेंडा कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक प्राप्त होता है, तो ये लैटिन अमेरिका फ्रेंड्स, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं ये ब्राज़ील वगैरह फ्रेंड्स। आगे देखिए मोवा, क्या बोल रहा हूँ, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है, तो ये यमन में फ्रेंड्स, ये मिडल ईस्ट का देश है यमन फ्रेंड्स, याद रखना। रोबस्टा, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ फ्रेंड्स, तो ये रोबस्टा किसकी किस्म है, तो ये कॉफ़ी की किस्म है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर उगाई जाती है पूछ ले, तो ये अफ्रीका की है फ्रेंड्स रोबस्टा। ये यूपी पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन चल रहे हैं एनसीईआरटी में फ्रेंड्स। आगे देखिए कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक, तो ये रिपीट हो गया क्या फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका में है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना। ये रोबस्टा एक कॉफ़ी की किस्म है और ये कहाँ पर उगाई जाती है, तो ये अफ्रीका की है फ्रेंड्स। आगे देखिए अब आया ना A1 क्वालिटी का क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे देखिए ब्राज़ील के कहवा उत्पादन संबंधी कथनों पर अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, तो कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, तो पहला सही है फ्रेंड्स। विश्व में 80%, 80 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया फ्रेंड्स, 80% कहवा यहीं उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, तो ये गलत है, 80 नहीं फ्रेंड्स। अगर 50-60 बोलता तब तो चल जाता, लेकिन 80 तो सब कुछ यहीं निकाल दिया फ्रेंड्स, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए यह टेरा रोसा मिट्टी में उगाया जाता है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चौथा देखिए कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देशों को निर्यात किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं है अधिकांश भाग कि अमेरिका को ही मतलब अपने देश में ही उगाया और अपने देश में ही वहाँ लैटिन अमेरिका में ही निर्यात कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स।
तो पहला तीसरा सही है फ्रेंड्स। इस वर्ड को याद रखना, टेरा रोसा फ्रेंड्स। जैसे एक ऊपर वर्ड आया था ना, जो यूक्रेन की मिट्टी थी उसमें गेहूँ उगाया जाता, क्या नाम था उसका, चेरनोसा पता नहीं क्या था फ्रेंड्स। तो इसको याद रखना, जो कई बार क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि ये टेरा रोसा क्या है, तो ये चाय के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है फ्रेंड्स। तो याद रखना यहाँ पर कैवा फ्रेंड्स पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, और तीसरा यह टेरा रोसा मिट्टी में उगाया जाता है फ्रेंड्स। पहला तीसरा सही है। आगे देखिए, विश्व में कैवा मंडी फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साओ पालो फ्रेंड्स, साओ पालो ये पड़ता है ब्राज़ील में फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो चाय का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है, तो ये होता है सेंटोस फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखना। विश्व में क्या है, विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, तो ये ब्राज़ील है। ये देखिए एवन क्वालिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड। पेट्रोकोलोन का प्रथा, जिसमें कैवा के सबसे पुराने बागों को काट कर नए बाग लगाने में खर्च कम पड़ता है फ्रेंड। तो ये सब अमेरिका का, क्या बोल रहा हूँ, ब्राज़ील का है फ्रेंड। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले, ये पेट्रोन कोलोन किससे संबंधित है, तो ये कैवा से है फ्रेंड, और ये ब्राज़ील से बिलोंग करती है फ्रेंड। देख लीजिए दोबारा, पेट्रोकोलोन प्रथा है जिसमें कैवा के मतलब पुराने पेड़ों को काट कर नए पेड़ों के बाग लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, ये अपना खर्च कम खर्च करने की कोशिश करते हैं, और ये सब ब्राज़ील में होता है फ्रेंड्स, याद रखना। ब्राज़ील में कैवा का उत्पादन फ्रेंड्स, कैवा का उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये है, देख लीजिए, टेरा रोसा मृदा फ्रेंड्स, इसको याद रखना। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कैवा का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये इथोपिया फ्रेंड्स, इथोपिया। आगे देखिए, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर है, तो ये चाय, या फ्रेंड्स चाय नहीं, कॉफ़ी फ्रेंड्स। जो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था है तो पूरी चाय के, क्या बोल रहा हूँ, कॉफ़ी के ऊपर टिकी हुई है। ये देखिए कॉफ़ी पोर्ट, तो ये बता दिया सेंटोस को कहा जाता है, और ये यूपीपीसीएस का कई बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील का कौन सा बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, या फिर कॉफ़ी का आयात निर्यात होता है यहाँ से, तो ये होता है सेंटोस फ्रेंड्स, याद रखना इस बंदरगाह का नाम। आगे देखिए, कैवा किस जलवायु के ऊपर जाए, तो ये उष्ण कटिबंधीय है। कैवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही पर ही चलते हैं फ्रेंड्स, सारे ही सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैवा के लिए उच्चतर फ्रेंड्स, कैवा के लिए उच्चतर जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये सही है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छे उत्पादन फ्रेंड्स, अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस की तापमान की ज़रूरत है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और कैवा की फसल के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप देखते रहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैवा की किस्म कौन सी नहीं है, तो ये साइबेरिका फ्रेंड्स कॉफ़ी है, साइबेरिका, ये कोई कैवा की किस्म नहीं है फ्रेंड्स, यानी कॉफ़ी की किस्म नहीं है। देख ही लीजिए, रोबस्टा बता दिए, अरेबिका बता दिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों फ्रेंड्स। रोबस्टा और अरेबिका याद रखना, ये कॉफ़ी की किस्म है। विश्व में सबसे बड़ा फ्रेंड्स, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कैवा कहाँ किसे कहा गया है, तो ये मोचा फ्रेंड्स। जो ये मोचा कैवा है फ्रेंड्स, ये सबसे A1 क्वालिटी का कैवा माना गया है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कोको फ्रेंड्स, कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, तो चलिए देखते हैं। कोको लगभग 25 डिग्री से 27 डिग्री तापमान चाहिए, ये सही है। 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। लोहा पोटास से युक्त गहरी मिट्टी चाहिए फ्रेंड्स। ढलुआ भूमि, और पांचवा देखिए, तेज़ और चमकदार धूप चाहिए, तो ये पहला दूसरा तीसरा सही है फ्रेंड्स, बाकी सब गलत है फ्रेंड्स। कोको के उत्पादन की बात हो रही है, और ये कोको वगैरह कहाँ उगाया जाता है, तो ये अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में फ्रेंड्स। तो पहला सही है फ्रेंड्स, दूसरा सही है, और तीसरा सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए। क्रिकोलो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना। क्रिकोलो और फोरास्टो उच्च कोटि के कोको है फ्रेंड्स, यहाँ देखना उच्च कोटि के ये दोनों फ्रेंड्स। अब दूसरा स्टेटमेंट देखना क्या कहता है, क्रिकोलो निम्न कोटि का कोको है, तो ये अभी ऊपर पढ़ के आया ना, क्रिकोलो A1 क्वालिटी का कॉफ़ी है, तो ये दूसरा गलत है फ्रेंड्स। दूसरे में इसको निम्न क्वालिटी का बताया जा रहा है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्रिकोलो निम्न कोटि का कोको है, जबकि फोरास्टो फ्रेंड्स, तो ये उच्च कोटि का, तो ये गलत है फ्रेंड्स।
तीसरा देखिए क्रिकोलो कोको डिपेंड मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है। तो ये मैंने बता दिया, ये अफ्रीका में उपजाया जाता है डिपेंड। तो याद रखना अफ्रीका की है ये, ना कि अमेरिका की डिपेंड। तो ये तीसरा भी गलत है। आगे देख, एक सेकेंड डिपेंड। तो अब देखिए तीसरा सही है डिपेंड। क्रिकोलो जो है क्रियोलो डिपेंड, क्रियोलो जो कोको है तो ये दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है। लेकिन चौथा देखिए जो ये है फारेस्ट्रो डिपेंड, फारेस्ट्रो कोको अफ्रीका में उपजाया जाता है। तो पहला तीसरा चौथा सही है डिपेंड। दूसरा गलत है डिपेंड, क्योंकि ये क्रिकोलो और जो फोरेस्ट्रो है तो ये दोनों उच्च कोटि के हैं क्या, कोको डिपेंड। और जो ये क्रिकोलो है डिपेंड तो ये अमेरिका में उपजाया जाता है ज़्यादातर, और पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा उपजाया जाता है, ये फोरेस्ट्रो डिपेंड से याद रखना। तो पहला तीसरा चौथा सही है डिपेंड। अब देखिए भी इसमें कोको उत्पादन का सही अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम तो उससे कम। तो ये देखिए ये बताना चाह रहा था मैं, आइवरी कोस्ट ये का ठीक है। सबसे ज़्यादा आइवरी कोस्ट में कोको होता है, यानी कि अफ्रीका में, फिर गाना, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है, तो गलत पर ही चलते हैं। ये देखिए विषवतीय क्षेत्रों की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है ठीक, तो ये गलत है। अब देखते हैं थोड़ा कपास को ठीक। कपास की कृषि के लिए मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय में की जाती है ठीक है। जो कपास की कृषि के लिए जो जलवायु वगैरह होती है तो वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, यानी कि कपास की जो खेती होती है तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यूएसए कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये सही है ठीक है। आगे देखिए कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होने के बावजूद चीन कपास का निर्यात नहीं करता, तो ये सही है ठीक है। और ये गलत है। जो कपास की जो खेती वगैरह होती है तो विषवतीय क्षेत्र की जलवायु नहीं चाहिए, उसको चाहिए उपोष्ण जलवायु ठीक है। आगे देखिए विश्व में कपास के उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों को आधार पे सही अवरोही क्रम में लगाना है ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान ठीक है। आगे देखिए विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो इंडिया में ठीक है। इंडिया में याद रखना, इंडिया ठीक है, याद रखना इंडिया में कपास का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है ठीक है। कपास, गेहूँ ठीक है, और गेहूँ के बाद चावल, और चावल के बाद मूंगफली ठीक है। इन चारों में जो फसलें हैं तो इनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इंडिया में है ठीक है, जो कि ऊपर पढ़ के आए हैं। विश्व में सबसे लंबे रेसे कपास, तो ये सबसे लंबे रेसे के कपास होते हैं यूएसए और मिस्र में ठीक है, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यकता है ठीक है, तो आवश्यक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 21 डिग्री ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री का तापमान चाहिए, ये सही है। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तो ये गलत है ठीक है। 200 दिन पाला रहित ठीक है, 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, तो तीसरा सही है। चौथा चुने हुए पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा होनी चाहिए, ये सही है ठीक है। तो कपास की कृषि के लिए इतनी टेम्प वर्षा नहीं चाहिए ठीक है। और यहाँ पर 200 दिन मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए ठीक है। अगर पाला वगैरह पड़ गया ठीक है, अगर मान लो पाला उसको बोलते हैं जो ओले वगैरह पड़ जाते हैं ना, उसको यहाँ पाला बताया गया है ठीक है। 200 दिन मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए। जब ये मतलब कहने की बात ये है, मतलब कपास की कृषि आपने कर रखी है तो मतलब ओले नहीं पड़ने चाहिए ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है ठीक है। तो ये देख लीजिए। और इसकी जो मृदा वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह हल्की मिट्टी में उगाया जाता है कपास का पेड़। विश्व में कपास का बृहत्तम क्षेत्र, तो ये चाइना में है ठीक है। चाइना में बृहत्तम उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक चाइना करता है ठीक है, याद रखना। सबसे लंबे रेसे कपास, तो ये बता दिया अमेरिका में और मिस्र में ठीक है। अमेरिका में सबसे लंबे कपास हैं ठीक है, उसके बाद मिस्र का नंबर आता है। आगे देखिए विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा, तो ये अमेरिका ठीक है, ये निर्यात करता है ठीक है, यहाँ देना। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास वाला कपास मेखला द्रष्टव्य है ठीक है। तो ये अमेरिका, सिंपल वे में समझिए। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सुस्पष्ट कपास वाला, सबसे ज़्यादा मतलब कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है ठीक है, स्पष्ट तौर पर, तो ये अमेरिका में ठीक है। सुस्पष्ट कपास मेखला
द्रष्टव्य है, तो ये मेरे का टिप्पण अजीब ही हिंदी लिखी हुई है टाइप करने वाले ने। आगे देखिए ऐसा मौनी टिप्पण ऐसा मौनी किसकी प्रजाति है, तो ये कपास की है, याद रखना। आगे देखिए विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, तो कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है 200 दिन पाला रहित से टिप्पण, तो ये 200 दिन मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए जब ये खेती हो रही हो टिप्पण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शस्य उन क्षेत्रों में होता है जहाँ 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा और यह 20 से 20 डिग्री टेम्परेचर, तो ये कपास के लिए मानी जाती है टिप्पण। देख लीजिए 200 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 500 से 1000 मिलीमीटर की बात हो रही है टिप्पण, सेंटीमीटर की नहीं। मिलीमीटर मतलब नाम मात्र के बराबर थोड़ी बहुत टिप्पण। और 20 या फिर 21 से डिग्री से 27 डिग्री के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। ये सब क्वालिटी किसकी है, कपास की फसल की। आगे देखिए विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों को अवरोही क्रम में लगाइए। सबसे ज़्यादा चाइना, फिर भारत, फिर यूएसए। आगे देखिए विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जा सकती। वहाँ की जो विषुवतीय वर्षा जो सबसे ज़्यादा है टिप्पण, विषुवतीय वनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इनके लिए वर्षा तो नाम मात्र चाहिए, वो भी मिलीमीटर में टिप्पण। तो समझ गए होंगे यहाँ इसलिए खेती नहीं की जा सकती। भारतीय जो कपास है वो तो जो छोटे रेशे का टिप्पण। भारतीय कपास या फिर जो भारतीय कपास उगवाते हैं तो ये छोटे रेशे का कपास अपने इंडिया में उगाया जाता है, ऐसे याद रखो। अफ्रीका के किस देश में कपास के लंबे रेशे, तो ये बता दिया मिस्र के हैं टिप्पण। आगे देखिए सबसे उच्चतम किस्म की सागर द्वितीय कपास की फसल कहाँ होती है, तो ये बारबाडोस में होती है टिप्पण। जो सबसे उच्चतम किस्म का जो सागरीय द्वीपीय कपास की कृषि होती है तो बारबाडोस टिप्पण, और ये कैरिबियन सागर में पड़ता है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ जूट टिप्पण, अब थोड़ा जूट की तरफ चलते हैं। जूट में कृषि के लिए आवश्यक है टिप्पण। तो चलिए जूट को देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए 25 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए, ये सही है जूट के लिए टिप्पण। जूट की आपने रस्सी वगैरह भी देखी होगी, या फिर देहात या गांव में जो जूट की रस्सी से जो खाट वगैरह बनाई जाती थी टिप्पण, उसकी बात हो रही है। 175 सेंटीमीटर टिप्पण, सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ये भी सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी चाहिए, तो ये भी सही है। 80% से अधिक अपेक्षित आर्द्रता चाहिए टिप्पण, तो ये चारों सही है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है टिप्पण, तो बताइए सही है। कारण क्या कहता है, जूट की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, तो ये देखिए ये यार दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है टिप्पण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत पर ही चलते हैं पहले टिप्पण। ये देखिए जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरा स्थान है टिप्पण, तो ये गलत है टिप्पण। अब चलिए जूट उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय फसल है टिप्पण, तो ये सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मैदान में की जाती है, ये सही है टिप्पण। बांग्लादेश विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है टिप्पण। तो यहाँ हमें गलत बताना था, तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमें गलत बताना था, तो ये गलत है टिप्पण। सी और डी इसका आंसर होना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि अपना इंडिया टिप्पण, इंडिया है विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक टिप्पण, तो यहाँ गलत है। बांग्लादेश की जगह भारत कर लो टिप्पण, भारत टिप्पण। तो समझ गए होगे इसका आंसर होना चाहिए सी और डी, ये दोनों गलत हैं टिप्पण, तो ये भी गलत है, याद रखना। यहाँ पर बांग्लादेश नहीं है टिप्पण, इंडिया है अपना टिप्पण। तो इसका आंसर बताना था, तो ये सी भी गलत है और डी भी गलत है टिप्पण, तो ये आंसर हो जाएगा टिप्पण। आगे देखिए ये देखिए जूट उत्पादन देशों को अवरोही क्रम में लगाना, सबसे ज़्यादा भारत, फिर उसके बाद बांग्लादेश और फिर चीन टिप्पण। आगे देखिए जूट उत्पादन प्रदेशों में टिप्पण, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट उत्पादन टिप्पण, यहाँ प्रति हेक्टेयर पर ध्यान देना टिप्पण, प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा फिर बांग्लादेश टिप्पण। प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, बांग्लादेश में टिप्पण, याद रखना।
आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा मैदान है। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो रेशम पालन को क्या कहते हैं? ये सेरीकल्चर कहते हैं फ्रेंड्स। एपीकल्चर मधुपालन, बीटीकल्चर क्या कहते हैं? अंगूर की खेती। फ्रेंड्स याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पर ही चलते हैं पहले। इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। इटली छोटा सा तो देश है। विश्व का एक फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, विश्व का 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है, ये सही है फ्रेंड्स। रेशम का उत्पादन चीन प्रथम नंबर पर है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ दे रखा था फ्रेंड्स, तो ये सही है, यहाँ दे रखा था। इटली विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश है किसका? रेशम का, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, रेशम को देख लें थोड़ा। विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। कारण क्या कहता है? रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री से न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, छठा नंबर क्या कहता है? भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है फ्रेंड्स। कारण देखिए क्या कहता है? भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है, तो बताइए कौन सा सही है? बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ ए गलत है, आर सही है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये गलत है, आर सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो सही वाले पर ही चलते हैं, तो ये सारे ही सही हैं, तो सारे पढ़ देते हैं। रेशम एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। पहला पढ़ने से ही सही लग रहा है। दूसरा, रेशम का उत्पादन उपोष्णीय कटिबंध क्षेत्र में होता है, तो ये ऊपर पड़ा है फ्रेंड्स। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील रेशम के क्रम से सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रेंड्स, तो चारों सही है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा होता है चीन में, फिर भारत में, फिर उज्बेकिस्तान और फिर ब्राज़ील फ्रेंड्स। याद रखना इनका क्रम। कौन सा कथन गलत है? तो ये पहला ही गलत है। आगे देखिए, रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, ये सही है। विश्व में कुल रबड़ का उत्पादन लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है, तो ये सही है। चौथा देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन देश है फ्रेंड्स, तो ये सही है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, रबड़ की खेती की जाती है तो अमेजोन और जायरे के बेसिन में फ्रेंड्स। याद रखना कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत पर ही चलते हैं। ये देखिए, इनमें से कोई नहीं है, सारे ही सही है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। रबड़ उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय पौधा है फ्रेंड्स, ये सही है। इंडोनेशिया के अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त किया जाता है, ये सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, ये सारे ही सही हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाले देशों को अवरोही क्रम में लगाइए। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर भारत फ्रेंड्स। भारत का नंबर रबड़ उत्पादन में चौथा है, सबसे पहले थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर भारत। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये थाईलैंड है। आगे देखिए, विश्व में संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये अमेरिका फ्रेंड्स। आगे देखिए, विश्व में कुल रबड़ का उत्पादन लगभग 80% थाईलैंड और इंडोनेशिया फ्रेंड्स, ये दोनों देश 80% उत्पादन करते हैं किसका? रबड़ का। आगे देखिए, रबड़ की कृषि के लिए वर्षा, तो ये 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। आगे देखिए, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये अमेजन फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, तो अमेजन बेसिन तो आना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा बेसिन आना चाहिए यहाँ पर फ्रेंड्स? तो इसमें लगभग आना चाहिए, ये गलत है फ्रेंड्स। अमेजन बेसिन नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका वगैरह में पड़ता है फ्रेंड्स। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़
जो रबड़ का इलाका है ठिकाना, तो ये मेकांग नदी वगैरह बहती है ना ठिकाना, ये मलेशिया साइड जो एरिया पड़ता है ठिकाना, तो मेकांग घाटी होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग ठिकाना। बट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ठिकाना। कांगो घाटी तो ये अफ्रीका में पड़ती है, नील घाटी ये भी नहीं होगा ठिकाना इंडिया की, ये तो डेल्टा क्षेत्र अपने इंडिया का ठिकाना, बट यहाँ वो बात हो रही है दक्षिण पूर्वी एशिया की ठिकाना। तो मेरे हिसाब से ये जो मेकांग घाटी वगैरह का जो एरिया है ठिकाना, वहाँ आंसर होना चाहिए। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है। ये तो आंसर नहीं है 100%। ठीक है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है इसमें। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ मुख्यतः किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबड़ ठीक है ना मुख्य उपज है। ठीक है ना, आगे देखिए, अब देखते हैं तंबाकू। ठीक है, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक है, तो ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए तंबाकू उगाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य पर ही चलते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो चलिए देखिए, तंबाकू उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चीन ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाता है। ठीक है, याद रखना, चीन विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक का देश है, जहाँ इसकी कृषि मुख्यतः हुनान ठीक है, हुनान या फिर हुनान तथा कवेचाऊ क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पैदा होती है, तो चीन ठीक है, और चीन के भी किस क्षेत्र में, यूनान और कवेचाऊ क्षेत्र में। आगे देखिए, अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। वर्जीनिया, कुंटकी, टेनेसी, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू प्रांत हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये उपरोक्त सभी सही है। सबसे बड़ा उत्पादक है तंबाकू का चाइना। ठीक है, अगर ये पूछ ले तंबाकू हमारे इंडिया में कौन लेकर आया था, तो पुर्तगाल। ठीक है, 3-4 चीज़ें लेकर आए थे। देखो, टी से तंबाकू, के से काजू, ए से आलू और पी से प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जो नोट वगैरह छापते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें पुर्तगाली लेकर आए थे, कई बार बता दिया। ठीक है, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भारत में, फिर ब्राज़ील, फिर यूएसए। उच्च कोटि की मादकता ठीक है, बालिक सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो बताइए। उच्च किस्म की जो A1 क्वालिटी की तंबाकू खाते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा सुगंध आती है, तो ये होती है टर्की। ठीक है, टर्की, इस वर्ड को याद रखना, अरोमा। ठीक है, इसका मतलब होता है खुशबू, खुशबू। ठीक है, ये कई बार एसएससी में एंटोनियम और सिनोनियम्स में पूछ लिया। ठीक है, तो अरोमा का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, यहाँ बात की गई है खुशबू की, और ये पूछ ले कैसी खुशबू। ठीक है, तो जो रसोई से खुशबू निकलती है ना, जैसे हमारी मम्मी या फिर दीदी वगैरह खाना बनाती हैं, जो दाल में तड़का वगैरह लगता है, तो जो खुशबू आती है, तो उसको कहते हैं अरोमा। ठीक है, उस खुशबू से रिलेट है। ठीक है, ये अरोमा वर्ड, ये यूपी क्या कहते हैं एसएससी में कई बार पूछा है एंटोनियम और सिनोनियम में। ठीक है, कि अरोमा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है खुशबू। अगर खुशबू पूछ ले कौन सी, तो जो रसोई से खुशबू वगैरह निकलती है ना, जो तड़का वगैरह लगता है या फिर कुछ और बढ़िया बनाओ तो और खुशबू आती है, तो उसको कहते हैं अरोमा। ठीक है, आगे देखिए, खुशबू तो वैसे कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो ये अरोमा है ठीक है, इसका बिलोंग करता है रसोई की खुशबू से। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा इलायची। ठीक है, तो इलायची सबसे ज़्यादा होती है ग्वाटेमाला में। विश्व में अफीम, तो ये अफीम सबसे ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान में। अजमेर की घाटी अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर है, ये टर्की में। ठीक है, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है, तो ये चीन। ठीक है, विश्व में आलू, तो ये सबसे ज़्यादा चीन में होता है। विश्व में अंगूर उत्पादन, ठीक है, अंगूर सबसे ज़्यादा टर्की में होता है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए। टिप ऑफ द टंग, जैतून की खेती। ठीक है, जैतून विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है तो स्पेन में। फल और सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती की जाती है नीदरलैंड में। ठीक है, फल और सब्जियों की निर्यात करने के लिए नीदरलैंड में खेती की जाती है। न्यूजीलैंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था निर्भर है, तो ये निर्यातमुख कृषि पर। केला, ठीक है, केला सबसे ज़्यादा भारत में है अपने, और ये भारत में भी कहाँ, तो नागपुर वगैरह में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दूध वगैरह सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पशु हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखना। विश्व में ऊन, ठीक है, तो ऊन के लिए जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी भेड़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी भेड़ें हैं, और इतना ऊन यहाँ हर साल पैदा होता है
कि उस ऊन से पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है, इतनी ऊन है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है फ्रेंड्स। जो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ें पालते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जैसे अपने यहाँ भेड़ बकरियाँ पालते हैं ना, तो उनको कह देते हैं गड़रिए फ्रेंड्स, गड़रिए बोल देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये एक बार यूपी पीसीएस में ये पूछ लिया कि यूपी पीसीएस में ये पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जकारू फ्रेंड्स, उनको कहते हैं जकारू। दोबारा इधर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, जकारू फ्रेंड्स। तो याद रखना ये वर्ड जकारू। विश्व का सबसे बड़ा लौंग, तो ये जंजीबार, ये यूपी पीसीएस में आर ओ में कई बार पूछा है। आगे देखिए मूंगफली, तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिलान करना है फ्रेंड्स, तो कर देते हैं। कहवा फ्रेंड्स, कहवा कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ मिलान करना, चलिए देखिए रबड़ पहले पे ये यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहा था, या कोई ये बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहला यहाँ से रबड़ फ्रेंड्स, तो रबड़ मैंने बताया ना जो मेकांग नदी मलेशिया की साइड बहती है, तो ये मलेशिया रबड़ फ्रेंड्स, रबड़ जाएगा मलेशिया के पास फ्रेंड्स। कहवा फ्रेंड्स, कहवा जाएगा कहाँ, कोलंबिया फ्रेंड्स, कोलंबिया के पास। और जैतून फ्रेंड्स, तो जैतून मैंने बताया ना, तो जैतून सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है कैलिफोर्निया में फ्रेंड्स। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, रबड़ मलेशिया फ्रेंड्स यानी कि चौथा, और फिर कहवा फ्रेंड्स, तो कहवे का हो जाएगा कोलंबिया तीसरा फ्रेंड्स। और उसके बाद जैतून है फ्रेंड्स, तो जैतून बिलोंग करेगा दूसरे से यानी कैलिफोर्निया से। और लास्ट है गन्ना फ्रेंड्स, तो गन्ना मॉरिशस में भी होता है, यानी कि 4 3 2 1 फ्रेंड्स। इसको याद रखना 4 3 2 1। अब ये मत बोलना कि अभी तो आप बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो जैतून वगैरह होता है स्पेन में होता है, वो होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोचो फ्रेंड्स। ये नहीं है कि पूरा 100 का 100% स्पेन में ही होता है फ्रेंड्स। जैसे ये गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, ये देखिए गन्ना दिया हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील या क्यूबा वगैरह में होता था फ्रेंड्स। तो मॉरिशस में भी गन्ना होता है, अपने इंडिया में भी होता है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चल रही है फ्रेंड्स। बागानी कृषि, तो ये कैलिफोर्निया में होती है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए फ्रेंड्स, मानव निर्मित धान्य है फ्रेंड्स, धान्य या फिर चावल, तो ये ट्रिटिकेल। विश्व में हरित क्रांति, तो नॉर्मन बोरलॉग फ्रेंड्स। अगर इंडिया में पूछ ले तो ये स्वामीनाथन फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स। तो पहला दिया हुआ है चावल फ्रेंड्स, तो चावल सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, यानी कि 3 फ्रेंड्स। बी में दिया हुआ मक्का, तो मक्का के लिए आप यूएस से जाएंगे फ्रेंड्स, बताइए बताइए। ये रहा यूएस से 2। कहवा फ्रेंड्स, तो कहवा के लिए ब्राज़ील जाएंगे 4। और लास्ट है चाय, तो बताइए चाय तो अपने भारत में भी होती है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए आंसर फ्रेंड्स, 3 2 4 1। दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले पे है चावल, तो चावल चीन फ्रेंड्स। तीसरा बी पे है मक्का, तो मक्का यूएसए यानी कि दूसरा। तीसरे पे है कहवा, तो कहवा ब्राज़ील में होता है फ्रेंड्स, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। और चावल, तो लास्ट है चाय फ्रेंड्स, तो चाय अपने इंडिया में भी होती है फ्रेंड्स। मैं चावल पढ़ रहा था इसको फ्रेंड्स। चाय चाय इंडिया से बिलोंग करेगा फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश गेहूं और चावल दोनों में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन फ्रेंड्स। आगे देखिए, कुछ खाद्यान्नों के आधार पर निम्नलिखित देशों को सही अवरोही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर खाद्यान्न नहीं दिए हैं, तो आप समझ लो फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो फसलें वगैरह उगाते हैं, सबसे ज़्यादा होती है चीन में फ्रेंड्स। उसके बाद अपना इंडिया दूसरे नंबर पे है हर चीज़ में फ्रेंड्स। चीन के बाद इंडिया आएगा, और इंडिया के बाद यूएसए, और रूस लास्ट में, यानी कि 1 2 4 3 फ्रेंड्स। खाद्यान्नों के आधार पर है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उगाए जाते हैं चीन में, फिर दूसरे नंबर पर अपना भारत है, तीसरे पे यूएसए, और चौथे पे रूस फ्रेंड्स। यानी कि जो पूरे खाद्यान्न वगैरह हैं, जो खाने पीने की चीज़ें फसलें वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है, तो चलिए सही पे ही चलते हैं फ्रेंड्स।
ये वन क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देख लेते हैं मिलान करके। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलान करना है। यहाँ पर फसलें दी हुई हैं। तो पहला है रबड़। ठीक है, रबड़ अभी मैंने बताया ना, मलेशिया। ठीक है, कहवा, तो कहवा, तो चलिए देखिए कहवा जाएगा कहाँ पर, कोलंबिया। ठीक है, पहले यहाँ पर दिया हुआ था कहवा की जगह क्या, ब्राज़ील। ठीक है, अब यहाँ कोलंबिया दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा देखिए जैतून, तो जैतून हो जाएगा दूसरा इटली। ठीक है, इटली में भी जैतून होता है। ठीक है, अभी आया था ना कैलिफोर्निया, स्पेन वगैरह में भी होता है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। और लास्ट है ठीक है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना कहाँ पर होता है, तो ये मॉरिशस में भी होता है। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, भारत सबसे उत्पादक और उपभोक्ता है चाय का। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा यहाँ चाय पी भी जाती है। ठीक है, समझ रहे होगे। सुबह उठते ही यहाँ पर चाय तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नकदी फसल तो ये गेहूँ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उत्पादन और उनके प्रमुख देशों के कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये बताइए। अंगूर इटली में। ठीक है, तिलहन भारत में, मोटा अनाज भारत में। ठीक है, कहवा इथोपिया में नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। तो चौथा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 1 2 3 सही है। ठीक है, आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, पानी आनी पिया है, बस 5 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो कथन कारण वाले हैं, तो देखिए। ठीक है, कथन ये यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए। ये देखिए, किसी भी अफ्रीकी देश, ठीक है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। तो ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 53-54 देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ने से ही गलत लग रहा है किसी भी। ठीक है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय उगाई नहीं जाती। तो ऐसे तो चाय पीते हैं अफ्रीके वाले। ठीक है, तो वहाँ चाय बागान जरूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ किसी भी देश में नहीं, तो ये गलत है, पढ़ के ही गलत लग रहा है। चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सही है। जो चाय का पौधा है, तो मैंने बता दिया है, ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की क्या बोल रहा हूँ, मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखिए ए सही है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो दूध तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर रूस। ठीक है, रूस सबसे ज़्यादा दूध इंडिया में, फिर चीन में, फिर यूएसए में, फिर रूस में। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। चावल। ठीक है, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में। ठीक है, यानी कि तीसरा मक्का। ठीक है, तो मक्का कहाँ पर होती है, यूएसए में, जो मैंने बताया ना, सूअरों को मक्का खिलाई जाती है यहाँ पर, चौथे पे। ठीक है, तो रबड़ कहाँ होती है, तो रबड़ होती है मलेशिया में। ठीक है, दूसरा। और लास्ट है क्या, गन्ना, तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। ये यूपी पीसीएस के कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया है ना, तो उसका आंसर पक्का मेकांग घाटी मलेशिया ही है। ठीक है, जो मैंने बताया था ना, ये रबड़ का जो प्राकृतिक प्रदेश वगैरह है। ठीक है, तो याद रखना उसको। ठीक है, दोबारा मिलवा देता हूँ। चावल सबसे ज़्यादा चीन में, मक्का सबसे ज़्यादा यूएसए में, रबड़ सबसे ज़्यादा मलेशिया में, और गन्ना तो गन्ना ब्राज़ील में। ठीक है, ये देख लीजिए। मूंगफली। ठीक है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो ये गम गैम्बिया की। ठीक है, गैम्बिया की। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। देख लीजिए कितनी लंबी पीडीएफ है। ठीक है, 5 7 क्वेश्चन जो मैंने कहे थे, तो 5 7 तो मिले नहीं, 1 2 ही क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, जिनकी पीडीएफ इधर उधर हो गई थी। ठीक है, तो विश्व की जो एग्रीकल्चर है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट इंडियन एग्रीकल्चर की हमारी अलग से वीडियो आएगी, ये देखिए। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह आपको पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, से यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, एक लाइक कर सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है, साथ साथ एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री हो गई है। ठीक है, तो कुछ लोग, ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं 1 2 मिनट के लिए। ठीक है, जो हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, तो वो कह रहा भाई तू ये जो मतलब वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा है हिस्ट्री की इतनी डिटेल में, मतलब पूरी डीप में जाके, तो क्या ये पीईटी के लिए भी काम आएगी। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई झंडू बाम, पीईटी का जो सिलेबस वगैरह है, तो उसके लिए क्या अलग से हिस्ट्री पढ़ेगा क्या तू। ठीक है, तो पीटीए में ये थोड़ी है कि भारत मतलब
जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो पीटी में ये थोड़ी बताया जाए कि 15 की जगह 18 अगस्त को आज़ाद हुआ था, या फिर पीटी का सिलेबस कोई अलग है। ठीक है, तो मैं कहा भाई ये पीटी का जो लेवल है उसके लेवल को तो बिल्कुल टच ही नहीं करता, मतलब अपना लेवल एकदम हट ही है, एकदम यूपी पीसीएस का लेवल है। ठीक है, जो यूपी पीईटी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसका तो मतलब 10% वगैरह भी पढ़ लोगे ना, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। 5 नंबर की तो हिस्ट्री आनी है। ठीक है, और उसमें भी तो ये पूछ रहा है कि यूपी पीटी के लिए सही रहेगा। तो मैं अपना प्राइम टारगेट है यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, इसीलिए मैं डीप में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और डीप में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ाने को तो मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय भारत का कौन शासन कर रहा था, अकबर कर रहा था, अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे स्पीड में भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जहांगीर के काल में कौन आया था, टॉमस रो आया था, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, ना कि अगला 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 अगला। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाया, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने डीप में जाके बनाया और डीप में पढ़ाया है। अगर आपने कभी रामशरण शर्मा या सतीश चंद्रा की बुक आपने उठा के देखी हो तो आप देखना पहले। ठीक है, जो पीटी का लेवल है, तो पीटी का मैं तो कह रहा हूँ, तो आप 10% पढ़ लेगा ना जो मेरी वीडियो से, तो भाई तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एकदम डीप में मैंने पढ़ा है यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के लेवल का। ठीक है, और यूपी पीटी का जो सिलेबस वगैरह है तो कोई अलग से सिलेबस नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ जानकारी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप पीटी के लिए सही रहेगा, तो पीटी के लिए डेफिनेटली सही रहेगा, लेकिन मैंने पढ़ाया बिल्कुल डीप में पीसीएस लेवल का। ठीक फ्रेंड्स, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आने वाली वीडियो होगी ना, तो वो इकोनॉमी की होगी आई थिंक, या फिर होगी जो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी लगभग पीडीएफ तैयार है, बट जिससे मैंने टाइप कराया है ना उसने कुछ गलती कर दी है उस पीडीएफ में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा दूँ, साथ साथ करेक्ट भी करवा दूँगा। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर फिर मैं टाइप करने बैठूँगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, से 1 मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है, देखिए टाइप करके सब कुछ तैयार पड़ा है, लेकिन जिसने ये टाइप किया है ना उसने थोड़ा कुछ गलत कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने कहा था ना यूपी पीटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जनजाति विद्रोह। ठीक है, जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी विद्रोह वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो उन सबको एक ही वीडियो में निपटा देंगे। तो ये पीडीएफ तो तैयार है, बट इसमें कुछ उसने माइनर सी मिस्टेकें कर दी हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपको मैं मिस्टेक से पढ़ाऊँ। पढ़ाने को तो मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ क्लियर भी करा दूँगा, लेकिन अभी मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे एकदम क्लियर कर लूँगा ना तब पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ माइनर सी उसने मिस्टेकें कर दी हैं जो कि मैं नहीं चाहता आप लोग देखें। ठीक है, कराने को तो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं कराऊँगा नहीं इसको, अभी थोड़ा इसमें करेक्शन करना बाकी है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ 1-2 जगह आपको। ये देखिए, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ये लगभग 1863 में, यानी कि जो मैंने बताया था ना 1863, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद सन्यासी विद्रोह वगैरह हुआ था। ठीक है, और ये कोल विद्रोह हुआ था ये 1861, क्या बोला 1831-32 में। संताल विद्रोह इससे मिल मैच करेगा और ये इससे। ठीक है, तो ये जो सन्यासी वगैरह विद्रोह है तो इसकी डेट गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसने 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जो ये खोंड विद्रोह हुआ था 1837। ठीक है, 1837 में हुआ था, बट यहाँ पर उसने 1820 लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी माइनर सी मिस्टेक है। ये मुंडा विद्रोह हुआ था 1800 और 1800-1900 में। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लिख दिया है कितना, 1846। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सीली सी मिस्टेक कर दी हैं, तो इसे मैं बहुत जल्द सुधार दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आने वाली जो वीडियो होगी आई थिंक इकोनॉमिक की होगी। ठीक है।